और ये बैठक इसलिए भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ये हलफनामा देती है कि हम जाति गणना नहीं कराएंगे, जो अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि भैया इसका दूध का दूध पानी का पानी करो, कि ब्राह्मणों ने कितने खा लिए और अन्य सवर्णों ने कितने खा लिए और हम लोगों ने जो अदर जातियां हैं उसके पास कितना है। ये तो रिजर्वेशन तो अब इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, 368 PSU बेचने की तैयारी, तो रिजर्वेशन तो खत्म हो गया जी। अब तो हम ये जानना चाहते हैं कि जमीन में हम कितने हैं, नौकरी में चलिए हो गया, हमारे को ठेकेदारी में तुम कितना दे रहे हो, हम इंडस्ट्री में कितना है, बैंक में हमको कितना लोन मिलता है। तो मंडल कमीशन ने कहा था ना। आज कोई नहीं कह रहा उसी उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग जो है अधिकारी बने बैठे हैं, किनका थानों में कब्जा, आज तो कोई नहीं बता रहा। नहीं कराएगी तो हम लोग जो है सड़कों पर निकलेंगे, विद्यार्थियों को लेके, युवाओं को लेके, बुढ़ों को लेके जो है। देखिए, मंदिर का इश्यू एंटीनाधारियों का है। पूरा इस देश में एक एंटीनाधारी वर्ग, इसलिए खासकर एंटीनाधारी वर्ग विरोध कर रहा है, इसलिए कि वो जो कुंडली मार के बैठा है ना, वो एक्सपोज हो जाएगा। तमाम आंदोलन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किया, फिर करने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। जातिगत जनगणना जो सरकार आगे नहीं करेगी, वो सरकार ओबीसी उखाड़ फेंकेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो अपनी भागीदारी का सवाल उठा रहा है। वो चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, कलेक्टर SP बने, वो भी CM PM बने। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर 5% लोगों ने इस देश के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। वही SP DM है, वही CM PM है, वही कलेक्टर जज है। बाकी की जातियाँ कब तक मजदूर रहेगी। इसी को लेकर जातीय जनगणना की मांग हो रही है कि सबकी जाति गिन दी जाए, पता तो चले कि कौन मलाई खा रहा है और कौन गरीबी, लाचारी, बेबसी में है। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसमें 3000 जातियाँ थी, BP मंडल साहब ने उसको एक धागे में पिरोया और OBC का दर्जा दिया। OBC मंडल कमीशन लागू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक प्रावधान किया संविधान में, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। आखिर जातियों की जनगणना से किसको नफरत है, जब जाति के हिसाब से शादी ब्याह, जाति के हिसाब से भेदभाव, जाति के हिसाब से उठना बैठना, और जिस देश में कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है, उसमें वो कौन लोग हैं जो जाति जनगणना से डर रहे हैं। 1931 में अंग्रेजों ने जाति की जनगणना कराई, उसी के बाद साइमन कमीशन आया, उसी के बाद SC ST सबको अधिकार मिला, OBC को अधिकार मिला, लेकिन अब जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही। इसी को लेकर एक बड़ा पैनल है यहाँ जो आज दिल्ली में जुटे हैं। एक बड़ी बैठक हुई है। सबसे पहले विजय के साथ जाएंगे। OBC महासभा मध्य प्रदेश, RSS का लेबोरेटरी है वो, जहाँ OBC महासभा तेज़ी से उभर रही है और देश भर में खासकर शोषित वंचित समाज के आरक्षण वाले लोगों को एकजुट कर रही है। विजय, क्या बैठक हुई? देखिए, आज 10 अक्टूबर 2021 को आज के दिन कनॉट प्लेस पे हम लोग बैठे हुए हैं और OBC चिंतक बैठक रखी है। इससे पहले हम लोग 27 और 28 अगस्त को नागपुर में तमाम सारी जो हमारे देश भर में OBC के संगठन चलाते हैं, उनकी हम लोगों ने एक समन्वय समिति का एक समझौता तैयार किया था। उसी के तत्वावधान में आज हम लोग बैठे हैं कनॉट प्लेस पे। और तमाम सारे जो प्रमुख संगठन हैं देश भर में, जैसे सरदार सेना से डॉक्टर RS पटेल साहब हैं, बदानी साहब हैं, धोटे साहब हैं, हमारे तमाम सारे इंटेलेक्चुअल साथी हैं जो देश भर में OBC की और जाति जनगणना को लेकर तमाम सारे अलग अलग संगठनों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। उन चुनिंदा लोगों की आज बैठक हम लोगों ने करी है। और ये बैठक इसलिए भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ये हलफनामा देती है कि हम जाति गणना नहीं कराएंगे। 1931 के बाद से आज तक पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है। हमारे SC ST भाइयों की आबादी सबको पता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती है, लेकिन पिछड़े वर्ग की और सामान्य वर्ग में आने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज की जनगणना उजागर नहीं हो रही है। इसीलिए आज कनॉट प्लेस में दिल्ली से ये संदेश दे रहे हैं। कह दिया कि नहीं कराएंगे, अब आप लोग की आगे की क्या रणनीति है वो बताइए। देखिए, देशव्यापी कोई आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे? वो आंदोलन की रूपरेखा अभी हम स्पष्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी बैठक हमारी जारी है, मंथन हो रहा है और तमाम सारे संगठन जो अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। ये आज की रणनीति में हमारे तमाम सारे महासभा ये मतलब ऐलान करते कि आंदोलन होगा। न केवल OBC महासभा, तमाम सारे जो साथी हैं हमारे जो अलग अलग संगठन के रूप में जनगणना के विषय पे आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग रूप में वो शक्ति को संजोने का काम कर रहे हैं। लूंगा। प्रोफेसर साहब है दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर सुरेश प्रजापति। इंजीनियर सुरेश प्रजापति, आप क्यों चाहते हैं जातीय जनगणना? जातिगत जनगणना इसलिए होनी चाहिए सर, क्योंकि जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे मुकदमे जाते हैं या जितनी भी जॉब्स आती हैं उसमें
तुरंत हम सरकार के वो सुप्रीम कोर्ट के पास आंकड़े नहीं होते हैं, और वो आंकड़े न हो पाने के कारण हम लोगों को न्याय भी नहीं मिल पाता है। ना तो शिक्षा में हम लोगों को एक सही जगह हम लोग पहुंच पा रहे हैं, ना नौकरी में हम लोगों को एक बराबर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो इस कारण जाति जनगणना होनी बहुत जरूरी है। ये इंजीनियर है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, आप लोग क्यों चाहते हैं भाई सारा मलाई तो यादव खा गया, ये आरोप लग रहा है। इसी चीज़ को तो स्पष्ट करेगी ना जातीय जनगणना, कि यादव खा गया या पटेल खा गया, कुर्मी खा गया, ये कौन तय कर रहा है। ये बैकवर्ड नहीं कह रहा है, ये सवर्ण सिखाते हैं और हम लोग मानते हैं। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि भैया इसका दूध का दूध पानी का पानी करो, कि ब्राह्मणों ने कितने खा लिए और अन्य सवर्णों ने कितने खा लिए और हम लोगों ने जो अदर जातियाँ हैं उसके पास कितना है। देखिए बात केवल क्या है, एक्चुअली अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे थे। आपको मैं सच्चाई बताऊं, रिजर्वेशन अब बहुत छोटा सा इशू रह गया है। बड़ा इशू ये है कि प्रॉपर भागीदारी हमारी कितनी है। मैं अभी हम लोगों ने एक काम किया, एक आंकड़ा निकाला है, 40 लाख करोड़ रुपया हर एक साल ठेकेदारी में जाता है, सरकारी ठेकेदारी होती है। और इस 40 लाख में हम कितने हैं, उसमें यादवों ने कितने यादवों ने ले लिया जो कहा जाता है, या कितने जाटवों ने ले लिया इनफैक्ट अगर कहा जाता है। किन की है और सारे ये तो रिजर्वेशन तो अब इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, 368 PSU बेचने की तैयारी, तो रिजर्वेशन तो खत्म हो गया जी। अब तो हम ये जानना चाहते हैं कि ज़मीन में हम कितने हैं, नौकरी में चलिए हो गया, हमारे को ठेकेदारी में तुम कितना दे रहे हो, हम इंडस्ट्री में कितना है, बैंक में हमको कितना लोन मिलता है, तो मंडल कमीशन ने कहा था ना। तो हम ये कैसे जानेंगे जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जो हमें हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि देखो हमारे बीच में आके एक व्यक्ति बैठता है और कान में भर देता है कि देखो तुम देख रहे हो फल्ला ने तुम्हारा ले लिया। आज कोई नहीं कह रहा उसी उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग जो है अधिकारी बने बैठे हैं, को किनका थानों में कब्जा, आज तो कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि आपको जो बताने वाला भोंपू है मीडिया, वो भी वही लोग बैठे हैं जी। आप देखो यही चीज़, मैं आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, लखीमपुर खीरी में वो थार गाड़ी किसी यादव की होती तो आज पूरे देश में आग लगा होता, ये सच्चाई है। तो इस माइंडसेट को अगर क्रैक करना है, बार बार कोई मुद्दा आप लेकर जाते हो, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के बाद जब हम प्रमाण लेके जाएंगे ना कि देखो हमारी इतनी आबादी है, मान लीजिए अगर यादवों की आबादी 15% निकल जाए, उसके हिसाब से संसाधन में वो 10% हो, तो कोई गलत तो नहीं है, लेकिन आपको दिखा दिया जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जाति जनगणना करो ना, बताओ क्लियर कट कि ब्राह्मणों ने कितने ले लिया, अदर सवर्णों ने कितने ले लिया, बैकवर्ड्स में जो अलग अलग जातियाँ, हम ये नहीं कहते मान लीजिए यादवों ने ज़्यादा ले लिया उसको रोक देंगे हम, हमारी जाति जो ओबीसी के अन्य लोग हैं उनको आगे लेकर आएंगे, हम आगे बढ़ के कहेंगे। आपको क्या लगता है सवर्ण क्यों विरोध कर रहे हैं जाति जनगणना का? जातिगत जनगणना का जिस तरह से जो विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उसका कारण सीधा सीधा सा है कि स्वतंत्र भारत में और स्वतंत्र भारत के पहले भी जिस तरह से पूरे सिस्टम को इन लोगों ने हड़पा हुआ है, पूरे सिस्टम के अंदर 95 से 97% हर जगह, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, हर जगह पर ये लोग बैठे हुए हैं। और जब ये सब चीज़ें खुल करके सामने आएंगी तो ये एक भांडा फोड़ हो जाएगा। आप क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, महेंद्र पाल मेरा नाम है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्या करते हैं, इसकी बात बात में बताऊंगा। आप बताइए, आप सवर्ण क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, सवर्ण इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आकार पटेल का एक लेख था 2009 में, उन्होंने लिखा था भारत के जितने भी संसाधन हैं, खास करके सेठ जी और भाट जी का कंसेप्ट चलता है। भक्ति आंदोलन में भी आपने सुना होगा कि राजपूत और ब्राह्मणों का एक सिम्बियोटिक रिलेशन था एक दूसरे के साथ, उसी तरह का रिलेशन इस देश में चल रहा है। इंडस्ट्रीज़ पे जो जितनी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने प्राइवेट संसाधन हैं, उन पर इनका कब्जा है। तो कास्ट सेंसस जो है एक तरह का वो सोशल ऑडिटिंग है। सोशल ऑडिटिंग वो बताएगा कि किसके पास क्या चीज़ें हैं और उसके हिसाब से ही मैंने अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आश्चर्यजनक है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है लेकिन डेटा नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है उनके लिए, पैसे सामाजिक न्याय मंत्रालय है लेकिन उसके पास कहीं कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने ओबीसी बच्चों को ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। आप क्यों चाहते हैं जातीय जनगणना भाई साहब? जातीय जनगणना क्या करते हैं आप? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, कितने पढ़े लिखे हैं? गंगानगर। मैं 12 पढ़ा लिखा हूँ, श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने अभी एक नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास। सबका विकास कैसे संभव होगा जब सबके कोई आंकड़े ही सरकार के पास नहीं है। भी सरकार के अंदर कौन पिछड़े है, किसको क्या संविधान के अंदर उपयोगिता है, उसके लिए क्या योजनाएं बनानी है, जब तक सरकार के पास आंकड़े नहीं आएंगे। और हमारे लिए आंकड़ों के लिए जो कमेटी रोहिणी आयोग बनाया गया उसका भी लगातार 11 बार तक कार्यकाल बढ़ाया गया, मगर आज तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं आप क्या करते हैं सर? मैं डॉक्टर वरदानी, मैं सोशल वर्कर हूं और 2018 में
जो आज बात हो रही है, ये घोटे साहब के यहाँ नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था और उसी में तय हुआ था कि जो है जनगणना का मुद्दा उठाया जाए। तब से ये चल रहा है। नहीं कराएगी सरकार जनगणना तो क्या कर लेगी? नहीं कराएगी तो हम लोग जो है सड़कों पर निकलेंगे, विद्यार्थियों को लेके, युवाओं को लेके, बुढ़ों को लेके जो है। फायदा क्या है जाति जनगणना? देखिए, ये कुलीन तंत्र और गैर कुलीन तंत्र का जो है लड़ाई है और अंग्रेजों के समय में ही जो है ये कौन माल खा के ज्यादा बैठा है? इसमें माल खा के आप जानते हैं जितनी भी दुष्ट आप जाति, बताइए ना कौन है? ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं। ये मैं आप सर क्या करते हैं? मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। ओबीसी जनगणना समन्वय समिति का मैं प्रमुख हूँ। ओबीसी की जनगणना के इशू पर, जनगणना की मांग के लिए हम लोग 18 से काम कर रहे हैं, उस वजह से 15 से काम कर रहे हैं। और चंद्रपुर में 26 नवंबर को हमने 1 लाख ओबीसी का मोर्चा निकाला। जो मोर्चा एक ओबीसी का एक माइलस्टोन है। उससे ओबीसी में आत्मविश्वास जागृत हुआ और ओबीसी भी रास्ते पर आ सकता है, अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। आपने कुछ नौकरी वोकरी की है? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं MSW हूँ, MA हूँ। आप सर? मैं तो एडिशनल कमिश्नर था, रिटायर्ड हूँ उत्तर प्रदेश से। मैं बताऊंगा क्यों पूछ रहा हूँ। और आप पटेल साहब बताइए। आप हाँ बताइए, कंप्लीट कीजिए। तो ये जो ओबीसी का जो आंदोलन है, जातिगत जनगणना, जब तक ओबीसी की जातिगत जनगणना होगी नहीं, ओबीसी की जनसंख्या देश प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, क्यों नहीं करवाएंगे? वो बोगस ओबीसी है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोगस ओबीसी है। वो सीएम गुजरात के बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति, बीजेपी में तो और बहुत ओबीसी है भाई। अभी तो MHRD मंत्री ओबीसी है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी है। आपके यहाँ गोपीनाथ मुंडे ओबीसी थे जिन्होंने जाति जनगणना को लेकर इतनी लड़ाई लड़ी। गोपीनाथ मुंडे को सत्ता में आने के बाद 7वें दिन में मंदिर जरूरी है कि जाति जनगणना? RSS के लोगों ने मरवा दिया है उसको। बीजेपी के लोगों ने। मंदिर जरूरी है कि जाति जनगणना जरूरी? जातिगत जनगणना जरूरी है। मंदिर का तो घंटा मिलेगा हमको। हाँ पटेल साहब, आप क्या कीजिएगा? मंदिर तो बन गया, आप क्या चाहिए ओबीसी को? सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को आप पूरी तरह से पूरे देश में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद। देखिए, मंदिर का इश्यू एंटीनाधारियों का है और वास्तव में इस देश में जो संघर्ष है वह एंटीनाधारियों से गैर एंटीनाधारियों का। आखिर ब्राह्मण भूमिहार आपके ओबीसी जनगणना का विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, ये सर्वविदित है, पूरा देश जानता है कि पूरा इस देश में एक एंटीनाधारी वर्ग, इसलिए खासकर एंटीनाधारी वर्ग विरोध कर रहा है, इसलिए कि वो जो कुंडली मार के बैठा है ना, वो एक्सपोज हो जाएगा। 3% लोग इस देश के 97% व्यवस्थाओं पर कब्जा किया है ना, वो एक्सपोज हो जाएगा। इसका खामियाजा हमारे लोग भुगत रहे हैं। मैं तो आता हूं बनारस से। बनारस मतलब कहे तो बड़बोले मोदी, देश के हिटलर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से तमाम आंदोलन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किया, फिर उस करने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक होगा, उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। जाति जनगणना को लेकर, जाति जनगणना के ही विशेष मुद्दे को लेकर जाति जनगणना को समर्पित जनहित संकल्प यात्रा प्रथम चरण में 20 जनपदीय यात्रा होने जा रही है। 60% आबादी वाला समाज इस तरह से लाचार और बेबस है। सोचिए, मैं बताऊंगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जातिगत जनगणना जो सरकार आगे नहीं करेगी, वो सरकार ओबीसी उखाड़ फेंकेगा। यस, निश्चित, बिल्कुल उखाड़ फेंकेगा। जिस प्रकार काशीराम जी ने नारा दिया था कि जातिगत जनगणना जरूरी है और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उसी के तर्ज पर पूरे देश के अंदर एक आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी आज ये एक समन्वय बैठक है। उसके बाद में देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज होगा, जो कि बीजेपी और RSS को एक ग्रास रूट तक समेटने का। देखिए, RS पटेल इन सब, आप महिला भी, आप कहाँ से बहन जी? हरियाणा से। आप क्या करती हैं? गृहिणी हूँ। तो आप भी ओबीसी की जाति जनगणना चाह रही हैं? बिल्कुल। क्यों, इससे क्या फायदा होगा? ये 2010-11 में भी हुई थी, तब सरकार ने आंकड़े पेश नहीं किए थे। खर्चा उन पर लगा, खर्चा बता दिया गया सरकार ने, भाई इतना खर्चा आया है, तो आंकड़े पेश नहीं किए गए। देखिए, एक बड़ा पैनल था। आप क्या करते हैं सर? मेरा नाम विजय शिंदे, महाराष्ट्र से हूँ और सोशल वर्कर हूँ। तो मराठा हैं आप? नहीं, मैं भी ओबीसी हूँ। ओबीसी हूँ। तो क्या आप लोग क्यों चाहते हैं जाति जनगणना? जाति, जब तक की जातीय गणना नहीं होती है तब तक हमारे संसाधन है या विकास की जो परिभाषा हम देखते हैं उसको सब लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। आप क्या हैं, कहाँ से हैं? मेरा नाम रामफल जांगड़ा, मैं पीछे से हरियाणा का रहने वाला हूँ, स्टार डिस्ट्रिक्ट से। और आज का जो बैठक हुई है, इस बैठक का सारा एक ही निचोड़ है, पूरे देश से लोग आए हैं और सभी का एक ही मानना है कि जातिगत जनगणना हो। देखिए, ये एक बड़ा पैनल था और सबसे बात नहीं करवाएंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना,
तब तक हक अधिकार की बात नहीं समझेंगे। हिंदू तो आप हैं, मंदिर में चढ़ावा भी देते हैं, घंटी भी बजाते हैं, सबसे ज़्यादा कांवड़ भी ढोते हैं, लेकिन भगवान आपके साथ नहीं है। भगवान इसलिए आपके साथ नहीं है क्योंकि आपका बेटा कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, सीएम, पीएम नहीं बन पाएगा। उसका नंबर काट लिया जाता है, और नंबर कौन काटता है? जिसको आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जिसका मंदिरों पर कब्जा है, उसी का सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है, उसी का हाई कोर्ट पर कब्जा है, उसी का कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया पर कब्जा है, और उसी का बिजनेस पर कब्जा है। और ये कब्जा समझने के लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। जो समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए फूले कहते थे कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाएं। सोचिए, यहाँ से जितने लोग थे, आपने पैनल में देखा, दिखाइए कैमरामैन, सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सेटल फैमिली से हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं आपके आने वाली नस्लों के लिए, आपके भविष्य के लिए। प्रोफेसर साहब, कैसे समझाएंगे? मैं अभी एक जगह से आया हूँ, ओबीसी के बहुसंख्यक लोग हैं, वो आसाराम की रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। नहीं, पढ़ाई लिखाई का अभाव है ना, उनको पता नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो अपनी पीढ़ियों को नुकसान कर रहे हैं। दिक्कत वहाँ पर है। मैं तो अभी कई जगह घूम कर आया हूँ, खास करके गांव में गया था, और हम लोगों ने कोशिश करी जानने की कि भाई ये सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन अभी उनके बीच में नहीं है। अभी भी वो इस बात से परेशान है कि भाई भारत जो है जल्दी पाकिस्तान हो जाएगा। तो उसमें कहीं हम लोगों की भी कमियां हैं, खाली उनको हम नहीं कह सकते। भाई हम लोग उनके पास पहुँचे कहाँ हैं? हम तो उनको हम लोगों को यहाँ बैठ के तो हम कर ही रहे हैं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपके हित की नहीं है। भाई मंदिर में ही मान लीजिए, अगर राम मंदिर बन रहा है तो एक बेसिक सवाल है, मंदिर में जो 11 लोगों की कमेटी सरकार ने बनाई उसमें ओबीसी है क्या? नहीं है। तो आपको तय करना है कि अपने बेटे को सीएम, पीएम, एसपीडीएम बनाना है कि नहीं। और ये बड़ी संख्या, और देखिए मासूम बच्चा भी है, ठीक है, इनसे क्या सवाल है? अभी किस क्लास में है? 4th। नाम क्या है? उधम सिंह। उधम सिंह नाम है इनका। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा मौत, फांसी की सजा एससी, एसटी, ओबीसी को हुई। तिलका मांझी से लेकर बिरसा मुंडा से लेकर, लेकिन किसी का नाम भी नहीं आया क्योंकि आपके समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज भी आज़ादी के बाद आपके हक अधिकार छीना जा रहा है। आप मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। कोई है इस देश में कुछ % लोग जिनका कब्जा है मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी पर। शहर में इमारतें उनकी है, सारी कंपनियां उनकी, आप सिर्फ मजदूर हैं। उसी की लड़ाई है जाति जनगणना, और उसी के लिए तमाम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना टाइम दे रहे हैं। आपको तय करना है कि आप उन लोगों की बात मानेंगे जो आपका हक अधिकार छीन रहे हैं धर्म के नाम पर, या आप उन लोगों के साथ आएंगे जो आपके बच्चों के लिए इस तरह से अपने खर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक इस पूरे खेल को समझेंगे नहीं। इसमें एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि 90 और 95% संसाधन एक जाति इस देश में शामिल है। जाति जनगणना का जो विषय जहाँ पे उठ रहा है कि कितना ब्राह्मण इस देश में है और कितने संसाधन उसके पास में है। तो जो मंदिर, वही कह रहा हूं, जिसको आप चढ़ावा चढ़ाते हैं उसी का कब्जा है इस देश पर। आपको तय करना है कि आप कब तक अपने दुश्मन को दूध पिलाएंगे। जिसको सांप को दूध पिलाना होता है। एक बड़ी बहस हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए संविधान के हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो हक अधिकार हैं उनको दिलाया जाए। ये जो पूरा पैनल था, ये पढ़े लिखों का पैनल है, और ये लोग आपके नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? और उनके लिए भी जो कहते हैं कि ओबीसी नहीं जगह है, इस देश में 60% आबादी है ओबीसी की, 50%। वो जिस दिन घर घर तक पहुंच गया आंदोलन, इस देश में आपका ही एसपीडीएम होगा, आपका ही पीएम सीएम होगा। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आज भी मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, और आप हाशिए पर हैं। इस देश में आपके हिस्से में सिर्फ गरीबी, लाचारी और धर्म आया है। हाँ बताइए सर। मेरा जातिगत जनगणना तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है ही देश में। मुझे तो मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं बहुत चीज़ें एनालिसिस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से देश में सब चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं, क्या उससे देश को कैसे फ़ायदा होगा? ये सरकार आज एक नई कंपनी, इतनी नवरत्न कंपनियां नहीं बना पाई है पिछले 20-30 सालों से। तो चलिए आप लोग बताइएगा प्रतिक्रिया देके, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये लोग जो कर रहे हैं ये आपके भविष्य के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, या ये लोग बेकार काम कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये बेकार काम कर रहे हैं तो आप धर्म का अफीम लेकर सो जाइए, और लगे कि सही कर रहे हैं तो अपने आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़िए ताकि ये देश मजबूत हो। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।